गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज इलेक्शन के करीब आते ही तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिए जाने की कयास राइयां अब हकीकत बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कल तक तो हमें ये लग रहा था कि महज एक अफवाही है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा, लेकिन अब ये अफवाह बाकायदा खबर बनती नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद कई सियासी मुश्किलात का शिकार हुई, लेकिन अब उन पर सबसे बड़ी मुश्किल आन पड़ी है और वो मुश्किल ये है कि इंतखाबी निशान बल्ले के बैलेट पेपर से गायब होने की अब इम्कानात नज़र आना शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 20 दिन का वक्त दे दिया है, 20 डेज। अगर तहरीक इंसाफ ने इन 20 दिनों में इलेक्शन करवा कर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी तो उनके पास बल्ले का इंतखाबी निशान बरकरार रहेगा। ताहिम अगर ऐसा ना हो सका तो निशान उनसे छिन जाएगा। तहरीक इंसाफ को हालिया दिनों में जो सियासी मुश्किलात पेश आ रही हैं उनको देखते हुए 20 रोज़ में पार्टी इलेक्शन करवाना एक दुश्वार अमल दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आज क्या फैसला दिया है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तहरीक इंसाफ 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को यकीनी बनाए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने के बाद 7 दिन के अंदर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी जाए। फिलहाल पीटीआई का बल्ले का निशान ही बरकरार रहेगा। 20 दिन में इलेक्शन ना करवाए गए तो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान से महरूम हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंतखाबी नताइज को तस्लीम कर लिया था और ज़बानी फैसला भी दे दिया था, लेकिन तहरीरी फैसला नहीं दिया था। ज़रा देखिए, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की उन चंद जमातों में से एक है जो कि पार्टी इंतखाबात पर जोर देती रही है। सरबराह तहरीक इंसाफ पार्टी इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन के जरिए ओहदे बांटने पर मुखालिफ जमातों को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन फिर जब तहरीक इंसाफ के पहले पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ा हुए तो उन्होंने भी तौबा कर ली। तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 10 साल से इलेक्शन की बजाय पार्टी सरबराह की मर्जी से ओहदे बांटने की रवायत पर ही चल रही है, जैसा कि हम बाकी पार्टीज़ में भी देखते या विटनेस कर रहे हैं। जमात इस्लामी यकीनन एक स्टैंड अलोन पार्टी है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ में अब तक कब पार्टी इलेक्शन हुए हैं और क्या नताइज रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। सितंबर 2012 में पहली बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए पीटीआई में, जो कि मरहलावार मार्च 2013 तक जारी रहे। 2012-13 के पार्टी इलेक्शन पर धांधली के शदीद एतराज़ात लगे। 12 अक्टूबर 2013 को जस्टिस वजीउद्दीन की सबराही में ट्राइब्यूनल बनाया गया जिसने धांधली के शिकायत का जायज़ा लेना था। जस्टिस साहब की सबराही में ट्राइब्यूनल ने 17 अक्टूबर 2013 को फैसला सुना दिया। जस्टिस साहब ने जहांगीर तरीन, परवेज़ खट्टक, कलीम खान और नादिर लगारी को पार्टी से निकालने का मुतालबा किया। 2016 में पीटीआई ने एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान किया, जिस पर जस्टिस वजीउद्दीन ने इलेक्शन के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। जस्टिस वजीउद्दीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि कब्जा माफिया के होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। 2017 में तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में इंट्रा इलेक्शन का इनेकाद किया, जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स ने हिस्सा लिया था। जून 2021 में तीसरे इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना थे, लेकिन नहीं हो सके। मामला इलेक्शन कमीशन में गया और पीटीआई को 13 जून 2022 तक मोहलत दे दी गई। 8 जून 2022 को तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत आला ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। आज इलेक्शन कमीशन ने 2022 का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिया है। 20 दिन में दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी किया है। 20 दिन में इलेक्शन ना करवाने की सूरत में पीटीआई अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो जाएगी। हमारे साथ एतजाज़ एहसन साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच एतजाज़ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन कमीशन के फैसले को नाइंसाफ़ी करार दे रही है, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? इसमें अब देखने की बात यह है, अब इसमें अब क्या आदमी कर सकता है हमारे के पीटीआई के साथ सॉलिडारिटी दिखाई कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि पहली तो बात ये देखने की है कि कितना अर्सा, कोई 2 महीना ये फैसला, शायद इससे ज्यादा ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व रखा, महफूज रखा। और जब 20 दिन रह गए हैं इलेक्शन के अनाउंसमेंट होने के, शेड्यूल के, उस वक्त आप आके कहते हैं कि 20 दिन में आप इलेक्शन कराओ, वो करा सकेंगे इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है इससे वो आज के दिनों। लेकिन आप देखें कितना अनफेयर है, जबकि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की पार्टी ने
इलेक्शन कमीशन से 3 हफ्ते मांगे थे, उन्होंने उसको 60 दिन दिए इलेक्शन कराने के, 60 डेज। ये हाल ही में इसी दौरानिए में। और इन पीटीआई का फैसला रिजर्व कर करके 20 दिन रह गए फॉर इलेक्टरल प्रोसेस टू स्टार्ट। जब टिकटों के बांटने में सारा उलझी भी होगी, ये इलेक्शन कमीशन ये कहती है। मैं आपको, मेरा ये मानना है कि ये इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का, इसने इस इलेक्शन को बिल्कुल मुतनाज़ा बना दिया है। इसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पे कुछ 200 दिन की गैर आईनी, गैर कानूनी, नाजायज हुकूमतों को बिठाए रखा है, क्योंकि ये इलेक्शन कराना इनका काम है। इनकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, इनका फर्ज है। इनका फर्ज है कि ऑन टाइम एंड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन में ये इलेक्शन हो। ये इनको क्या जवाब था कि ये इन्होंने निगरान बिठाए रखे हैं पंजाब में, जो धड़ाधड़ फैसले कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना वो कुछ कर रहे हैं। वो जो इलेक्टेड हुकूमत आएगी उसके लिए बजट में पैसा ही कुछ नहीं छोड़ेगी। राइट। इरशाद साहब, एक क्वेश्चन है कि अगर इलेक्शन दोबारा करवा लेती है पीटीआई, अगरचे ये कहा है बैरिस्टर अली जफर ने कि वो इसको चैलेंज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बट इन 20 डेज क्या हो सकेगा, ये क्वेश्चन है। सेकेंडली, अगर वो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं तो चेयरमैन पीटीआई तो उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, गालिबन ना शाह महमूद कुरैशी ले सकते हैं। इज दैट करेक्ट? नहीं, ऐसा क्यों नहीं ले सकते? ऐसा ले सकते हैं, पर ये जो इलेक्शन कमीशन है, इससे कोई चीज बैठ नहीं है। ये बिल्कुल बदनीयत हुआ है। बट सजा अगर हुई हो या मुकदमा हो कोई, तो वो इनकी अपने ख्याल से पार्टी का मंशूर है कि आप उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। नहीं, पार्टी इस वक्त तो इस डिमांड को, ये जो मौजूदा डिमांड है कि आप इलेक्शन करें 20 दिन के, ये तो अनरीजनेबल है। वैसे ही इतनी अनरीजनेबल और इतनी गलत डिमांड है कि इसको तो वैसे ही सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। ये तो इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होना चाहिए। अगर वो 20 दिन में नहीं करा सकते तो कोई कॉन्सिक्वेंस, ये तो बदनीयती है इलेक्शन कमीशन की कि उन्होंने 20 दिन जब रह गए तब ये फैसला सुनाया, हुक्म दिया कि आप 20 दिन के अंदर आप इलेक्शन कराओ। भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको क्या लगता है कि क्या, अगर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मतलब है, अभी तक तो उसका रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है कि आमर फारूक साहब ने एक फैसला दिया था, ये दिसंबर 2022 में वो रिपोर्ट हुआ कि जो मफरूर है मुल्ज़िम ये नवाज शरीफ ही का था, और उसको राइट ऑफ ऑडियंस ही नहीं हो सकता अदालत में। वो अदालत में ना खुद बात कर सकता है, ना वकील बात कर सकता है। उसको अदालत में बात करने का, मौका पेश करने का हक ही नहीं रहता। राइट। साइफर केस में सबरात तहरीक इंसाफ को खुसूसी अदालत ने 29 नवंबर को पेश करने का हुक्म दिया है, लेकिन शायद अगर ये केस अदालत में ही चल सकेगा, आपको लग रहा है ये पेशी हो जाएगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद पेश ना किया जाए। मैं पहले कह चुका हूँ, साइफर केस सिफर है, सिफर। इसको तो पता नहीं चला क्यों रहे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। साइफर की कहते हैं लैंग्वेज वो बड़ी है और भी। अब फर्ज करो एक खत या एक पिटीशन जाती है सफारत खाने पे, फॉरेन ऑफिस में, और वो फ्रांसीसी में लिखी हुई है, या वो फारसी में लिखी हुई है, या लैटिन में लिखी हुई है, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गई है, लैंग्वेज खत्म हो गई है, वो उसमें लिखी हुई है। अब अगर ये करते हैं कि उसमें उसको ट्रांसलेट करके, ऑब्वियसली उर्दू या अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पढ़ा जाएगा, वो ट्रांसलेट कर देते हैं। अब देखना ये है कि उसका मतन में है क्या मतन में कोई न्यूक्लियर सीक्रेट है? नहीं। कोई डिफेंस स्ट्रेटजी है? नहीं। मतन में क्या है? मतन में ये वाकया बयान किया है जिसको हमने तस्लीम किया कि दुरुस्त है। नेशनल सिक्योरिटी ने कहा, सिक्योरिटी कमेटी ने कहा 2 मरतबा, एक दफा इमरान खान की सदारत में, एक दफा शहबाज शरीफ की सदारत में, कि अमेरिका से एहतजाज करो, तलाश करो। ये कौन होता है? उनका डोनाल्ड लू, हमारे
सफीर पे दबाव डालने वाला या हमारी अंदरूनी सियासत में इंटरफियर करने वाला। और उन्होंने डिमार्च किया शहबाज शरीफ की बैठ भी जो, यानी तस्लीम कर लिया कि जो कुछ मंदरजात हैं इसमें इसके उस साइफर के, वो ऐसे हैं जिनका किसी सीक्रेट से ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर अपने हल्फ का पाबंद है, जो आइन के तहत हल्फ लेता है उसका पाबंद है कि वो लोगों से शेयर करे। हुकूमतें तब्दील करने का थ्रेट दी जा रही है कि अगर तब्दील नहीं करोगे, वोट नहीं आउट नहीं करोगे तो फिर हम आपको माफ नहीं करेंगे। भाई किस बात की माफी मांगती है हमने अमेरिका से? पर ये तस्लीम कर लिया कि ये उसके साइफर के अंदर ये लिखा है। अब वो लिखा हो फारसी में लिखा हो, अंग्रेजी में लिखा हो, वो उर्दू में लिखा हो, वो फ्रेंच में लिखा हो, जर्मन में लिखा हो, देखना तो है कि मदरजात क्या है। ये इधर क्यों नहीं देखते? मदरजात देखें, उसके कंटेंट देखें, जो कंटेंट है उसमें कोई सीक्रेसी नहीं है। कमिंग बैक टू द इलेक्शन, एक तो इलेक्शन पहले ही इस लिहाज से मतनाज़ा है कि वो टाइम पर नहीं हो रहा या डिलेड हो रहा है, ख़ास तौर पे 2 सूबाई असेंबलीज़ के हवाले से तो बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं। अगर बल्ले का निशान नहीं होता या पीटीआई आउट होती है, कितना क्रेडिबल होगा ये इलेक्शन? फिर नहीं, इलेक्शन क्रेडिबल नहीं रहेगा। किसी भी निशान को और किसी भी सीनियर पर पार्टी होल्डर को आप नफी कर देंगे। आप आसिफ जरदारी को या आप चेयरमैन बिलावल को नफी कर दें, उनमें से किसी एक को भी डिस्क्वालीफाई कर दें, फर्ज कीजिए, या आप नवाज शरीफ को कर दें, मरियम को कर दें, आपका इलेक्शन खत्म है। कोई इलेक्शन को नहीं तस्लीम करेगा, कोई नहीं करेगा। ये तस्लीम नहीं होगा इलेक्शन, उसके सर पे लगेगा। आर्टिकल 6 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान ने। राइट, इत्तेज़ाज़ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद डिटेल में बात होगी राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने आज एक इंटरव्यू दिया, उसमें बहुत सी अहम बातें, कुछ दिनों से जो कयास राइयां थी उनको भी एड्रेस किया। क्या पीपल्स पार्टी के अंदर गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिटिक्स जारी है, इस पर बात की। बिलावल भुट्टो की सियासत पर बात की, और ये भी कहा कि तहरीके अदम एतमाद बिल्कुल ठीक लेकर आए थे। लेट्स वॉच इट। दूसरी तरफ साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जैसे कि आप जानते हैं, मरी में है, वहाँ पर उन्हें पार्टी कारकुनान से खिताब किया, उन्हें भी देखिए। पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये इलेक्शन जीतना है, हुकूमत में आना है। मैं झूठ बोल के तो लोगों को धोखा दे के वोट, और फिर मैं कुछ ना करूं बल्कि उल्टा अपनी कौम को भी खराब करूं। जो बात कहें सोच समझ के कहें और फिर उसको करें। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के इख्तलाफात अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। नवाज शरीफ ने इंकशाफ किया कि थर का कोयला उन्होंने निकालना शुरू किया था। जरा देखिए। हमने सिंध में जो सुनते थे कि जी वहाँ कोयला है, पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है, ये बहुत तरक्की की बुनियाद बनेगा ये, लेकिन उसको आज तक कभी किसी ने तरक्की की बुनियाद बनाया नहीं था। हमने पहली मर्तबा उन कानों को जाकर उस पर काम शुरू किया, कोयला निकालना शुरू किया और फिर वहाँ पे बिजली का कारखाना लगाया। इस पर फौरन जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, उन्होंने आकर एक स्टेटमेंट दिया और तरदीद की, उन्हें भी देखिए। 91 में थर का कोयला दरियाफ्त हुआ। 93 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई और उस हुकूमत में उन्होंने पहले हुकूमत सिंध से थर कोल अथॉरिटी बनवाई। थर के कोयले पे तेजी से सारी उन्होंने सर्वेज वगैरह करवाई और 95 के अंदर यानी 2 साल के अंदर 10,560 मेगावाट उसके MOU साइन किए। गॉर्डन वू एक हांगकांग के इन्वेस्टर थे जो कोयले पे काफी काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनकी माइंस थी, बाकी जगहों पे उनके साथ। तो 97 से लेके 2008 तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, फिर परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। उन्होंने इस थर में अंदर लिटरली कोई काम नहीं किया। नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लग ये रहा है कि एक नया जो सियासी मंजरनामा बन रहा है, वी आर गोइंग बैक टू 2 पार्टी सिस्टम। PTI शदीद मुश्किलात में, डिस्पाइट देयर पॉपुलैरिटी उनको इलेक्शन में बड़े मसाइल नज़र आ रहे हैं, हो सकता है उनका बल्ले का निशान भी ना हो, एंड इट लुक्स लाइक दोबारा मुकाबला पीपल्स पार्टी PMLN में होगा।
मेरा नहीं ख्याल ऐसी सूरत हाल होगी कि सिर्फ पीपल्स पार्टी और PMLN मुकाबले में हो। इत्तेहाद बनेंगे जो बन भी चुके हैं, MKM और PMLN का इत्तेहाद हो गया। मौलाना फजल रहमान PMLN के साथ चले जाएंगे, बाप पार्टी PMLN के साथ जाएगी, अगरचे उनकी मोस्टली लीडरशिप जो है वो PMLN में जा चुकी है। पीपल्स पार्टी मैदान में होगी, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मैदान में होगी। इंडिपेंडेंट बड़े इस दफ़ा आपको नज़र आएंगे इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए। फिर PTI की जो लीडरशिप है वो मौजूद होगी साथ। मैं समझता हूँ कि चूँकि PTI एक दबाव का शिकार है, PTI की लीडरशिप 9 मई के बाद या मुकदमात का सामना कर रही है या मफरूर हैं, पार्टी के चेयरमैन जेल के अंदर हैं। तो मेरे ख्याल में इन हालात में PMLN को पंजाब के अंदर एज हासिल होगा। पीपल्स पार्टी के लिए अगरचे सिंध में मैदान अब तक खाली है। अगर आप इंटीरियर सिंध की बात करें, कराची में जोड़ तोड़ की सियासत हो सकती है, लेकिन अंदरूनी सिंध आपको बड़ा कोई इत्तेहाद इस वक्त सामने नज़र नहीं आया। तो पीपल्स पार्टी को ये आज के दिन तक एज हासिल है। तो KPK के अंदर जो हालात हैं उसमें आप देखें, परवेज़ खटक साहब, फिर मौलाना फजल रहमान साहब, फिर तहरीक इंसाफ, फिर PMLN भी जोड़ तोड़ कर रही है अपने लोगों को जो उनसे नाराज़ थे उनको वापस लाने में, और दीगर पार्टियों के साथ भी जो साथ मिलाने के लिए। अगेन वहाँ पीपल्स पार्टी और PTI भी मौजूद होंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा समझना कि सिर्फ 2 पार्टियाँ होंगी, इत्तेहाद बनेंगे इलेक्शन के बाद बहुत सारे। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी मुश्किल नजर आ रहा है, उनको भी एक एलायंस की गवर्नमेंट ही लगी है। PMLN ये समझती है और उसकी कोशिश है, जो बिलावल भुट्टो साहब की बड़ी सख्त तकरीरें आपने सुनी होंगी, उससे बिलावल ये समझती हैं कि अगर पंजाब के अंदर से PTI कुछ नशिस्तें ले जाए, ज़्यादा नशिस्तें ले जाए, PMLN की तवक्को के ख़िलाफ़ ले जाए, तो फिर PMLN मजबूर हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी के बगैर वफाक में हुकूमत नहीं बना सकेगी। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगर PMLN इतनी नशिस्तें पंजाब से ले जाती है, इसका वो दावा कर रहे हैं कि हम मोर देन 100 सीटें हम ले जाएंगे, अगर 100 सीटें PMLN लेने में कामयाब होती है तो फिर PMLN को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी अपने इस वजूद को बरकरार रखना चाहती है कि आने वाली वफाकी हुकूमत जो है वो PP के सहारे के बगैर न बन सके। सो ये तमाम के तमाम इख्तलाफ एक अलायंस में जाने के लिए हो रहा है। मेरे ख्याल में ये इख्तलाफ एक तो ये है कि जरदारी साहब जो इस्टेब्लिशमेंट से दूर हुए थे, बिलावल साहब ने एक जारहाना एक बैटिंग का आगाज करके, लेकिन आज जरदारी साहब ने इंटरव्यू से सारा पानी डाल दिया। नहीं, मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने पानी नहीं डाला। जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, मैं बातचीत करने की तैयार हूँ। बिलावल समझदार नहीं है। सो ये गुड कॉप बैड कॉप शरीफ फैमिली वाला फार्मूला नहीं है। वही फार्मूला है जो माजी में भी हम देखते रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी एक तरफ चाहते हैं कि PMLN थोड़ी सी कट टू साइज हो, दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि जो लोग वो तोक्को करके बैठे थे कि बलूचिस्तान में लोग हमें मिलेंगे, पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं बनेगी, लोग पीपल्स पार्टी में आएंगे, वो जब उस वक्त जरदारी साहब भी नाराज हो गए थे इस बात से। सो जो वो तो खुल के कह रहे हैं फेवरेट है, सिलेक्टेड प्लस लाडला प्लस है नवाज शरीफ साहब। आपने ट्रैवल भी किया, नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात भी हुई होगी आपको। क्या नवाज शरीफ साहब चेंज हो गए हैं? इज ही ओके ये जो उनको कमेंट्स मिल रहे हैं PTI से? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब, देखिए अगर कोई ये सोच रखता हो, अक्सर हमारे दानिश्वर ये बात कहते हैं जी कि जिसके ऊपर ये छाप लग जाए कि वो लड़ रहा है, वो जीत नहीं सकता और एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, मैं तो इस पूरे फिलासफी को बाय नहीं करता। पंजाब में तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, भुट्टो साहब के ऊपर क्या इल्ज़ाम था कि अयूब खान साहब उनको सियासत में लेकर आए, वो मुल्क के पॉपुलर तरीन वज़ीर आज़म थे। मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम ही ये था कि उनको इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, उन्हें वज़ीर ख़जाना पंजाब का बनवाया, पंजाब के वज़ीर आला बने, फिर वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने IGI के प्लेटफार्म से, जो IGI उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, लेकिन वो पॉपुलर तरीन लीडर बने। इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम था कि वो उनको 2011 से उनको तैयार करना शुरू किया गया, इस्टेब्लिशमेंट लेके आई, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इस सूरत हाल तक पहुँचाया, लेकिन वो पॉपुलर वज़ीर आज़म बन गए। इसलिए ये कहना कि किसी के ऊपर ये छाप लग जाए, पाकिस्तान की सियासत में तब ताकत की तरफ दौड़ने वाले लोग हैं, हम तो कमज़ोर को वोट नहीं देते। आप देख रहे हैं जिसके बारे में ये एक मुहिम चल जाए। नहीं, लोगों को मसला नहीं था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक तासुर दिया। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को अच्छा मौका, नवाज शरीफ साहब को मौका अच्छा मिल गया। ये इस सूरत हाल में जिसमें आज नवाज शरीफ साहब खड़े हैं, इसमें सारा क्रेडिट जाता है वो इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब को नहीं चाहता, नहीं, इमरान खान साहब ये सारी लाइन क्रॉस ना करते, 9 मई ना होता, एग्रेशन की सियासत ना करते, इक़्तिदार से निकलने के बाद अपोजिशन में बैठ के एक बेहतरीन ताकतवर अपोजिशन का किरदार अदा करते, तो मेरे ख्याल में शायद मियाँ नवाज शरीफ इतने सुकून से मज़े के साथ मरी की सड़कों पर गाड़ी ड्राइव करके वज़ीर आज़म
चलिए क्रेडिट आपने दे दिया पीटीआई चेयरमैन को। फैसल चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब किस हद तक लग रहा है कि बल्ला मौजूद होगा बैलेट पर इन द नेक्स्ट इलेक्शन? मेरे ख्याल में वो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो तो चैलेंज हो जाएगा, और चैलेंज होने के बाद देखने में तो यही आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसले जो है वो नॉर्मली लेट होते हैं, और उसमें सेक्शन 215 है, अगर री इलेक्शन हो और री इलेक्शंस किस तरह से होंगे वो आइन के मुताबिक देखना पड़ेगा। मेरा तो जहाँ तक ज़ाती ख्याल है इलेक्शन कैसे हो, ये तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उनका तो हर पार्टी का एक अपना मैकेनिज़्म होता है, तो इलेक्शन कमीशन को तो सिर्फ ये देखना होता है कि वो इलेक्शन सही हुए हैं या नहीं हुए। अब उससे आगे क्योंकि वो कोई इंतखाबी उज़रदारी तो होती नहीं है कि उसमें जाके वो एविडेंस हो, देखें सारा कुछ किस तरह से मामला हुआ है, वो कंप्लेंट भी इस किस्म की नहीं आई। तो बल्ले का निशान जो है वो तो अगर आप इस तरह से लेंगे तो फिर उस पर बड़ा एतराज़ उठेगा, उस पर तो लोग मोतरज़ होंगे। पहले इलेक्शन की जो शफाफियत है उसके ऊपर तो पब्लिकली तो बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि कोई ट्रस्ट कर रहा है। जिस तरह से पार्टियों को दीवार से लगाया जा रहा है पंजाब में, ख़ासकर सिर्फ एक पार्टी को सिक्योर करने के लिए, और जिस तरह से उनको जो है हर तरह की इमदाद दी जा रही है, उसमें पीपल्स पार्टी के लीडरान रिकॉर्ड पे हैं कि निगरान नहीं, ये नून लीग की हुकूमत है। तो इस तरह का काम अगर होंगे तो उस इलेक्शन को सिर्फ होना तो नहीं होता, आइनी और कानूनी तौर पे इलेक्शन जो है वो फेयर जस्ट ऑनेस्ट इलेक्शन होगा तो उसको तस्लीम करेंगे। वरना जो है इलेक्शन तो पहले भी पाकिस्तान में हुए हैं, और फिर जो गैर शफाफ इलेक्शन दुनिया में, तो कोई पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है जहाँ पे हुए, जहाँ पे होते हैं या हुए हैं या होंगे, तो फिर इसका शाखसाना भी होगा, इसके नतीज भी होते हैं और पूरी दुनिया में निकले हैं। और राइट, लेकिन जो इस वक्त मुश्किलात दरपेश हैं पीटीआई को, पीटीआई तो फिर भी क्लेम कर रही है कि हम इलेक्शन में परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन रियलिस्टिकली जब आपकी पार्टी का स्ट्रक्चर ना हो, पार्टी के लोग जेल में हो ही ना, लोग छोड़ के जा चुके हों, पंजाब की सियासत को देखते हुए आपको क्या नज़र आ रहा है? वहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है और पीटीआई भी है, पर आपको क्या लग रहा है कि नेचुरल इंक्लिनेशन फिर PMLN की तरफ ही होगी लोगों की? नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी और IPP का तो कोई वजूद नहीं है इस वक्त पंजाब में। पीपल्स पार्टी के पास शायद 2-3 सीटें हों, IPP के कुछ अपने ज़ाती असर और सूख वाले लोग हैं, वो अगर कोई सीट निकाल सकें, लेकिन वो तो अभी क्योंकि बहुत नई पार्टी है उसको तो टाइम लगेगा बनने के लिए। अभी तो वो लोगों को शामिल किया जा रहा है, जिस तरह से शामिल किया जा रहा है उस पर भी लोग मोतरज़ हैं, तो पीपल्स पार्टी की भी फुटिंग नहीं है। तो इसमें नेचुरली जो तमाम जो बेनिफिट्स हैं वो तो, या इसका बेनिफिशरी जो है वो तो नून लीग है, मियां नवाज शरीफ साहब में, उसके अलावा तो कोई पार्टी नहीं है। तो अगर आप पार्टी में अगर रन में ही एक पार्टी होगी तो फिर लोग दूसरी पार्टी तो को वोट नहीं देगा ना। और पीटीआई की मुश्किलात जो हैं वो बिल्कुल ज़्यादा हैं, उनको तो 3rd ईयर को भी कोई जलसा या कॉर्नर मीटिंग करने की भी इजाज़त नहीं है। तो इससे साफ जो मैसेज है वो तो बड़ा क्लियर है कि पीटीआई को शायद इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। बाकी ये कि अगर नाम की कोई पार्टी रखनी है पीटीआई तो वो बेशक रखें, उसमें क्या होता है, लेकिन जिस तरह से एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या इक्वल चांसेस देने हैं वो नहीं होंगे तो फिर सिलेक्शन को सिलेक्शन ही कहा जा सकता है, इलेक्शन तो नहीं होगा फिर। राइट, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक अहम इजलास कंडक्ट किया, जिसके बाद जारी होने वाले एलामिया में ये कह दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरी जानब जस्टिस अतहर मनिल्ला का इंतखाबी ताख़ीर केस में इजाफी नोट सामने आया है, हम उसको भी देख लेते हैं। उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तानी वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है, आइन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के ज़रिए अमूर चलाए जा रहे हैं। मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात आइनी तकाजा है और इंतखाबात ना करवा कर अवाम के हकूक़ की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी है। इंतखाबात में ताख़ीर को रोकने के लिए मुस्तक़बिल में ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। अदालत का ये काम नहीं
कि वो इंतखाबात की तारीख का तयन करे। 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना सदर मुमलिकत, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। 8 फरवरी को तारीख देने से सदर इलेक्शन कमीशन ने खुद को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद की तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। केपी और पंजाब के गवर्नर्स ने अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। सवर भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। किस तरीके से देखते हैं आप अथर मनीला साहब के इख्तलाफी नोट को? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी वो बातें कह दी हैं अपने इस नोट में, जो बहुत जो इंडिपेंडेंट मुबस्सरीन हैं, राइटर्स हैं, ऑप-एड आर्टिकल लिखते हैं, उन सब जो कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस वक्त जैसे अभी 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा है जी आईजी इस्लामाबाद और डीसी को ट्रांसफ़र किया जाए, निकाला जाए इस्लामाबाद से, तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी कोई वजह नहीं बताई गई कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उनको हटाया जाए। इसी तरह बहुत सारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको फारिग कर दिया गया, उनके तबादले कर दिए गए हैं बहुत बड़े लेवल पर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनसे ये लगता है कि जो अतर मनीला साहब ने जो नोट दिया है आज, उसमें उनका जिक्र है। मसलन यही जो है, जो इलेक्शन कमीशन ने आज 3 अगस्त से यानी कि तकरीबन 4 माह पहले जो फैसला महफूज करके रखा था पीटीआई के बारे में, उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, वो इलेक्शन से 2 माह पहले उसको अनाउंस किया है और कहा है कि 20 दिन के अंदर अंदर आप पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और उसके नतीजे जो है 7 दिन के अंदर अंदर जमा करवाएं इलेक्शन कमीशन में। सर, ये एक क्वेश्चन है सर भाई साहब कि इस फैसले की रोशनी में क्या दूसरी जमातों पे के हवाले ऊपर भी प्रेशर आ सकता है इस फैसले की रोशनी में? देखिए, दुनिया का बेहतरीन फैसला जो है या कानून है वो फेल हो जाता है अगर उसको सिलेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मुझे लगता है कि जो अगर हम देखें तमाम सियासी जमातों ने जो अपने इलेक्शंस करवाए हैं उनके म्यार को परखें, तो जो इलेक्शंस एक्ट का चैप्टर 11 है उसके ऊपर उसको अगर हम उसको टेस्ट करें तो वो सारी पार्टियां उस पर फेल होती हैं। शायद 1-2 जमातें हैं जो पास कर सकेंगी, क्योंकि कोई भी जमात अपनी जो बहुत सारे अहदेदार हैं वो जो सदूर होते हैं पार्टियों की या चेयरमैन होते हैं, वो अपनी मर्जी से उनको नॉमिनेट कर देते हैं, उनके कोई इलेक्शंस नहीं होते। लेकिन ये एक बुनियादी बात है कि अगर ये फैसला जो किया गया है तमाम पार्टियों के लिए हो, तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस एक्ट के मुताबिक जो चैप्टर 11 है उसके मुताबिक तमाम सियासी जमातों को मजबूर करे कि उसके मुताबिक अगर वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान में अगर सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है तो पार्लियामेंट और सेनेट में क्या जमहूरियत होगी? मुल्क में फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस तो नहीं हो सकती। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन एसेंस बात ठीक है लेकिन सिलेक्टिवली कही गई है? बिल्कुल, देखिए ये ऐसी है, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक ताकतवर आदमी है वो बिजली चोरी करता है उसको नहीं पकड़ते, लेकिन गरीब आदमियों को पकड़ के आप ले जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने बड़ी कारकर्दगी कर दी है। इंग्लैंड में अगर प्रिंस चार्ल्स भी, जो कि अब किंग बन चुके हैं, वो माजी में ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़े गए थे तो पुलिस ने उनको छोड़ा नहीं था, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत जरूरी है कि ताकतवर लोगों को जो है वो उनके ऊपर भी उसी तरह कानून का नफाज होना चाहिए जिस तरह गरीबों के ऊपर है। तभी हम कहते हैं कि मुल्क में इंसाफ है, अदल है। अगर उसको सिलेक्टिवली किया जाएगा और जिस तरह के हालात हैं उसमें आपने एक फैसला जो है उसके ऊपर 4 माह आप बैठे रहे, उनकी तमाम जो क़यादत है वो जेलों में है, वो इलेक्शन कैसे करवाएंगे और किस दरमियान कराएंगे? मलिक साहब, आई एम कमिंग टू यू। एक क्वेश्चन चौधरी साहब आपसे और है कि कितना इम्पोर्टेंट है बल्ले के निशान या कोई भी जो निशान हो किसी पार्टी का? पीपल्स पार्टी ने 1970 और 1977 के इलेक्शन तलवार के निशान पर लड़े, बाद में तलवार का निशान जो चेंज हुआ बैलेट पेपर से गायब कर दिया गया, लेकिन फिर भी 1988 में पीपल्स पार्टी ने तीर के निशान से कामयाबी हासिल की। सो हिस्ट्री तो ये बताती है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है? शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आप सही कह रहे हैं। वो तो देखिए, जो अगर निशान चेंज करने से कोई पार्टी हारती जीतती, फिर तो एक माजी में मिसालदार है पीपल्स पार्टी की आपने दी है। लेकिन वो आप ये देखें ना कि 88 में
बेनज़ीर भुट्टो जब इलेक्शन लड़ी थी तो उन पे इस किस्म का दबाव नहीं था, और वो इलेक्शन मुहिम उन्होंने चलाई भी और बहुत ही ज़्यादा कामयाबी भी हासिल हुई उनको। बाद में पंजाब में सीएम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बन गए तो उन्होंने फिर उनका तकरीबन ख़ात्मे कर दिया पंजाब से, और जहाँ तक रहे वो नून लीग अकेली रही। नून लीग को फिर चैलेंज दिया पीटीआई ने आके, पीटीआई ने जो आके एक भरपूर किस्म को चैलेंज दिया, और वो चैलेंज जो है अभी भी बरकरार है। और मेरा ख्याल है कि यही एक वजह है कि इतना ज़्यादा लीवरेज होने के बावजूद मियाँ साहब एक जलसा तो कर उन्होंने किया, आते साथ ही जो तकरीर की वो लोगों को याद नहीं है। लोगों को अपनी तकलीफ़ है, जो महंगाई है, इक़्तिसादी हालात हैं, जो मुआशी हालात हैं, उनका ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उस पर किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं हुई। आज भी आप देखें मियाँ साहब की जो गुफ्तगू है उसमें उन्होंने जो दावा किया उस थरकोल वाला, उस पर पीपल्स पार्टी ने आके डिनाई किया। इशू ये है कि मियाँ साहब अभी तक प्रोग्राम देने में कोई कामयाब नहीं हो सके हैं कि कैसे बाहर निकालेंगे। ना तो उनका माशी प्रोग्राम है, ना ही कोई सियासी प्रोग्राम को ला सके हैं, जलसे भी नहीं कर रहे। ना कि 2018 में जहाँ पे था पाकिस्तान उधर लेके जाएंगे हम, बेहतर पाकिस्तान था हमारा, मोर एक्सपीरियंस टीम थी, वो तो खराब हो गया। नहीं, वो तो 16 महीने बीच में जो उनके फ्रिया हैं शहबाज शरीफ साहब के और इसहाक डार साहब की हुकूमत के, उनका तो वो उनको ये थोड़ी कह सकते हैं कि उसका तो कोई वारिस ही नहीं उस हुकूमत का। और लाइटर नोट, वो तो ना पीपल्स पार्टी ओन कर रही है ना कोई और जमात ओन कर रही है, वो तो एक लावारिस किस्म की गवर्नमेंट सॉरी टू से लगती है। पर लेकिन वो उसको वोटर्स जो हैं वो तो डिसोन नहीं करेंगे ना, वोटर्स तो फिर हिसाब लेते हैं ना जी हर चीज़ का। राइट, सो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटीआई को मुश्किलात हैं भी, वो बार बार बात भी करें, बट नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, लेट्स वॉच दैट। पहले तो दबाव में अंदरूनी तौर पर लाकर इंसाफ होते थे, नाइंसाफियां होती थी, मगर आज बैरूनी दबाव पर भी इंसाफ पर दबाव डाला जा रहा है और ये बैरूनी दबाव बढ़ता जा रहा है। सो बैरूनी दबाव पीटीआई को रिलीफ देने के लिए? देखिए, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की सियासत में दीगर ममालिक की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती तो ये दुरुस्त बात नहीं है। मैं हमारे यहाँ ये होता आया है, हम क्यों कहते हैं फ़लाँ हुकूमत के साथ सऊदी अरब खड़ा है, फ़लाँ हुकूमत के साथ चीन खड़ा है, फ़लाँ हुकूमत के साथ अमेरिका की तरफ से सपोर्ट हासिल है, वो ऐसा दुनिया भर के ममालिक में होता है, फेवरेटिज़म चलता है मेरे ख्याल में। पीटीआई कोशिश करती रही, लॉबिंग की कोशिश करती रही कि वहाँ अमेरिका से उन्हें ये सपोर्ट मिल सके कि जो अमेरिका मुखालफ पीटीआई को समझा गया था वो ना समझा जाए। लेकिन असल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जिसका आज रोना रोया जा रहा है कि जी हमारे ऊपर दबाव है। 2018 के इलेक्शन में यही काम आप करवा रहे थे, यही महकमा ज़राअत का नाम लेके चीख रही थी PMLN, यही सब्ज़ार नज़ीर सुल्तान साहब टिकट लेके जाते थे नून लीग का वापस करके पीटीआई का ले लेते थे। यही सारे जंग, ये फैसलाबाद, ये सारे इलाकों से जितने लोग इलेक्टेबल्स थे, रातों रात जब पीटीआई के गले में वो उनका झंडा पहनाया जाता था, कौन पहना रहा था? लाहौर में बैठ के टिकटों की तकसीम कौन कर रहा था? किसको बुला के कहा जाता था कि आपने पीटीआई में शामिल होना है वरना आपने जेल जाना है? ये तारीख दोहराई जा रही है, इतना सा फ़र्क है। ये मानना चाहिए सियासतदानों को कि जब तक ये काम करते रहेंगे एक दूसरे को गिराने के लिए, ऐसा ही काम चलता रहेगा। सेम वही काम है ना जिस काम का आगाज़ पीटीआई ने सबसे ज़्यादा करवाया। राइट, सो कभी नहीं हुआ ऐसा। स्टेटमेंट दी है ज़िदाई साहब ने, वो तो इलेक्शन के बाद भी इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, वो दोस्तों भी कह रहे हैं कि हमने हटाई इसलिए गवर्नमेंट। बट सरवर भाई साहब, एज एन ऑब्जर्वर, क्या आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये वैसा ही होगा जैसे माजी के इलेक्शंस होते रहे हैं? कंट्रोवर्शियल होगा उतना ही, काबिल कबूल होगा उतना ही, या इज देयर समथिंग डिफरेंट? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये गालिबन 1977 के बाद सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हो चुका है, क्योंकि जिस ब्लेटेंट तरीके से कुछ जमातों को दबाया जा रहा है और कुछ जमातों को खुद ही छुट्टी दी जा रही है, ये माजी में इस स्केल पर नहीं हुआ। ये मेरे मोहतरम जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो पहले भी हुआ है, 2018 में भी हुआ है, लेकिन जो स्केल है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ये भाई साहब 9 मई भी तो पहले नहीं हुआ, हो चुके हैं, इसलिए wasn't 9 मई a changing factor? साहब को कहना पड़ा है कि जो इलेक्शंस हैं
साफ और शफाफ करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है और कुछ नहीं है। और उनकी मुद्दत तो ख़त्म होने वाली है, उसके बाद कौन होगा? 90 दिन तो उनके कंप्लीट हो गए हैं, तो उनकी तो लेजिटिमेसी कानूनी तौर पर तो ख़त्म हो जाएगी 90 दिन के बाद। 7 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी, हो चुकी है। राइट। सो फैसल चौधरी साहब, ये थोड़ा सा क्रूड सवाल है, अपोलोजाइज फॉर दैट, लेकिन सबसे ज़्यादा शोर मचाया पीटीआई ने इलेक्शन का। इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या पीटीआई को ये फिर सूट नहीं करता कि इलेक्शन और आगे हो जाए, जैसे कि दोबारा खबरें गर्दिश करना शुरू हुई, ताकि वो रिकूप करें, कुछ अपने आप को बेहतर करें? कि पीटीआई को बेहतर लगता है कि अभी भी इलेक्शन हो? देखिए, पीटीआई का जो सोच है बुनियादी तौर पे तो देखिए उनकी कोई सेकंड ईयर लीडरशिप है, थर्ड ईयर लीडरशिप है, मेन लीडरशिप तो है नहीं। ना ही वो ज़ाहिर है उनको कोई पब्लिक एक्सेस है कि वो कोई बात कर सकें। तो पीटीआई की सियासत जो है इस वक्त तो सारी वो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के ऊपर चल रही है। और बहुत सारे नए चेहरे हैं, वो शायद नए नए पॉपुलर हो रहे हैं, तो इस लिहाज से वो आगे आ रहे हैं। लेकिन कोई ठोस बात तो जब भी होगी जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, तो कोई पता लगे कि जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, यानी चेयरमैन पीटीआई तो हैं ही हैं, उनके डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो भी नहीं हैं, सदर पंजाब जो हैं परवेज़ इलाही साहब भी नहीं हैं, वो भी बिहाइंड द बार्स हैं। तो तकरीबन जो उनकी लीडरशिप है जो पीटीआई को लेके चलती रही है 18 में भी और उसके बाद भी, वो या तो मफरूर हैं या बिहाइंड द बार्स है। तो जो बाहर है वो एक्टिव नहीं है। Right. तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर दबाव का शिकार तो है, लेकिन फिर भी एक जो तासुर नज़र आ रहा है, फरिया जो देखने में नज़र आ रहा है कि बाकी जमातें फिर भी खौफजदा हैं और वो इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे हैं या समहाउ दे वो इलेक्शन से कतरा रहे हैं। लेकिन पीटीआई ने जो इलेक्शन के बारे में अपना मौक़िफ़ है वो वही रखा है कि इसको जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। ठीक, लास्ट क्वेश्चन टू यू मलिक साहब, बिल्कुल 1 मिनट है। फैसल वाडा साहब ने कहा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी इन अलायंस होगी पीएमएलएन के साथ, आपकी क्या? मेरे ख्याल में होगा तो ऐसा ही कि वो इन अलायंस होगी। कुछ नशिस्तों पे ये भी हो सकता है कि पीएमएलएन उनकी लीडरशिप के खिलाफ उम्मीदवार खड़े ना करे, और अगर फिर इलेक्शन के बाद कोई अलायंस बनता है तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पीएमएलएन के अलावा और कहीं जा नहीं सकती। पंजाब में हम एक ऐसा सिनारियो देख रहे हैं जिसमें अपोजिशन नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में अपोजिशन होगी, पीटीआई अपोजिशन में होगी। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन अलायंस की तरफ जा सकते हैं। पीटीआई यकीनी बात है अपोजिशन में होगी, और ये सोचना कि कितनी बड़ी अपोजिशन होगी ये एक अलग सवाल है। राइट, क्योंकि पीटीआई भारत दबाव का शिकार है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। ये इंटरेस्टिंग बात है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।